अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फैसल खान एक बार फिर आप लोगों के साथ। अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा या मेरे पेज फैसल खान फेसबुक को फॉलो नहीं करा तो दोस्तों फॉलो कर लीजिए। आज मेरे पास एक टॉपिक है, वो क्या है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है, जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर ही लिया है कि अब हमने टेडी बकरियों की ब्रीडिंग करनी है और वो भी कराची में रहते हुए, तो दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करता हूँ। हो सकता है वो आपको फ़ायदा दे ब्रीडिंग स्टार्ट करने के लिए। जी, सबसे अहम है आपने नस्ल का इंतखाब कर लिया, जो मैं कई अरसे से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि टेडी ब्रीड में नस्ल सबसे अहम है। और अगर आपका एम है कि यार मैं ब्रीडिंग लाइन की तरफ आऊँ और वो ब्रीडिंग जो है वो मैं किस पर्पस में करूँ वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक हम क्या कहते हैं कि हम अपना बजट बनाते हैं और फिजिबिलिटी क्या बनाते हैं कि यार टेडी ब्रीड हम अगर शुरू करते हैं एज आ फार्मर और फार्मिंग की तरफ आने हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और किन किन पॉइंट्स के ऊपर हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो उससे में सबसे अहम है जो वो मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस करा था और बता भी दिया था कि अब आप ये डिसाइड करें कि यार मैं एक स्मॉल ब्रीडिंग सेटअप बनाऊंगा या लार्ज स्केल के ऊपर। जी दोस्तों, मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम जो है ब्रीडिंग सेटअप पे जा रहे हैं, अगर इससे पहले आपने 2-3 बकरियां, एक आध बकरियां पाली हैं, तो पालना शौक़ के हवाले से एक अलग है और आप एक एज आ फार्मर जो है ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले स्मॉल स्केल के ऊपर यानी कम तादाद में, और सूटेबल तादाद कौन सी होनी चाहिए, कम से कम अगर आप 5 बकरियां और एक ब्रीडर अपने पास रखते हैं तो ये स्मॉल स्केल कहलाएगा। स्मॉल स्केल के ऊपर ब्रीडिंग करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए कि आप समझ सकेंगे कि 5 बकरियां और एक बकरे को पालने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगेगी। अगर अब आप ने ये स्टेप उठा लिया है कि हम स्मॉल स्केल के ऊपर जो है वो ब्रीडिंग करेंगे और उस ब्रीडिंग के बाद अब आपने ये सोच लिया कि अब ये आपका फाइनल है कि आप ब्रीडिंग की तरफ जा रहे हैं और नंबर ऑफ गॉड्स यानी बकरियों की क्वांटिटी भी आपने डिसाइड कर ली है कि हम 5 बकरियां और एक बकरा रखेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपको अब इसके बाद पर बकरी के लिए रिक्वायर्ड स्पेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पर बकरी के लिए कितना स्पेस आपको दरकार है। फिर अगर एक बकरी या 5 बकरियां अगर आप पालते हैं और एक बकरा पालते हैं तो कमो बीश अगर मैं फुट के हिसाब से आपको बताऊं तो आपको 10 बाई 10 की जगह रिक्वायर्ड होगी और इससे बड़ी हो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब इस 10 बाई 10 में आपने कितनी हाइट रखनी है और कितना एरिया आपने कवर करना है जो एज आ शेल्टर हो और कितना एरिया ऐसा हो जो वेंटिलेट हो। वेंटिलेशन के हिसाब से कि वो सर्दियों में धूप भी ले सकें, गर्मियों में वहाँ पे ठंडी हवा भी आ रही हो, और जब सर्दियों का टाइम हो तो आप उस एरिया को किस तरह से कवर करें, ये सबसे अहम चीज़ है आपको प्लान में शामिल करना है दोस्तों, कि वो किस तरह से आप उस एरिया को कवर करेंगे कि आधा एरिया कवर हो जिसमें वो शेल्टर हो और आधा एरिया ऐसा हो जहाँ पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती हो कि बकरियां वहां जाके सूरज की रोशनी भी ले सकें, जिसे धूप कहते हैं कि धूप भी ले सकें। और जब बकरियों को अगर ठंडी जगह पे आराम करना हो, छाँव में बैठना हो, तो वो जो जाके वहां बैठ भी सकें। सबसे अहम चीज़ है कि उस एरिया में हवा इस तरीके से आए कि वो सर्दियों की हवा वहाँ पर डायरेक्ट ना लगे और गर्मियों के दिनों में ठंडी और सुकून वाली हवा उनको मिलती रहे। जी दोस्तों, इसके बाद एक और अहम और सबसे अहम पॉइंट वो ये होगा, आपने कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट यानी कॉस्ट या आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी इस पूरे प्रोजेक्ट में। अच्छा, ये तो पूरा प्रोजेक्ट है और उस पूरे प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट को, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। वो हम क्या ब्रेक करेंगे कि एक ऐसी कॉस्ट सबसे पहले जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी फ़िक्स कॉस्ट कहलाएगी। फ़िक्स
फिक्स कॉस्ट में आपको किन किन चीज़ों के ऊपर खर्च करना है। सबसे अहम हो गया आपके जानवर, जो आप बकरियां या बकरा ख़रीदेंगे वो आपकी फ़िक्स कॉस्ट हो गई है। उसके बाद आपका वो एरिया जिसको आप शेल्टर कर रहे हैं, यानी फार्म कहते हैं, फार्म की तामीर हो गई है, उसको बनाने के ऊपर जो खर्चा आएगा वो आपकी फ़िक्स कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उस एरिया में जो जो चीज़ें बकरियों के रिहाइश के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे मिट्टी हो गई, भालू मिट्टी डलवानी है, खुरलियाँ बनवानी है, पंखे लगवाना है, लाइटिंग का सिस्टम करना है, तरपाल का सेटअप करना है कि सर्दियों में, गर्मी में, धूप छाँव में आपने उसको कवर करना है, ये सारे एक्सपेंस कहलाएंगे आपकी फ़िक्स कॉस्ट। दोस्तों फ़िक्स कॉस्ट क्या होती है कि वो इन्वेस्टमेंट जो आपकी वन टाइम लगेगी वो वन टाइम आपकी लग जाएगी और उसके बाद वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपकी रिकवर होगी आपकी प्रोडक्शन के बाद, क्योंकि वो हम एक साथ तो रिकवर नहीं कर सकते। अब वो डिपेंड करेगा आपकी बकरियों के बाद आपके प्रोडक्ट में जो प्रोडक्शन स्टार्ट होगी उससे जो आपको इनकम आएगी उसमें से कुछ हिस्सा आप अपनी फिक्स कॉस्ट का निकालना शुरू कर देंगे। दोस्तों अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, उसके बाद अब आप डेली बेसिस पे जानवरों को जो दाना चारा खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, उसकी कॉस्ट आ गई है। फिर उसके बाद आप अगर खुद संभाल सकते हैं उन 5 बकरियों को या 6 जानवरों को तो ये वेल एंड गुड है, क्योंकि अगर आप इनिशियली स्टेज के ऊपर किसी भी अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो अभी छोटा है, 5 बकरियां 6 बकरों के लिए अगर आप एक मेन पावर अपने पास रखते हैं, यानी मेन पावर से मैं ये कहूँगा कि कोई एक ऐसा गवाला या ऐसा बंदा अपने पास रखते हैं जिससे हम कहते हैं कि यार ये मेरे पास काम करता है, जानवरों को संभालता है, और उसको अगर आप 6 जानवरों पर रखेंगे तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर 6 बकरियों की कॉस्ट आएगी। एक बकरी की अगर हम आज एवरेज कॉस्ट निकालते हैं तो वो तकरीबन 6,000 रुपये पर मंथ पड़ती है, जिसमें हम उसको ड्राई दाना यानी एक बंडा जिसे कहते हैं वो भी इस्तेमाल होगा, जो हम सुबह के टाइम देते हैं जिसमें लूसन हो गई, जंतर हो गई, बरसीन हो गई। कराची में ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं इनकी कॉस्ट एक बकरी की वो शामिल होगी, रात का बंडा शामिल हो जाएगा। अगर आपके पास मीठा पानी अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ खारा पानी ना पिलाएं, किसी भी तरह से आरओ का जो है वो पानी का बंदोबस्त करें, इसकी कॉस्ट भी उसमें आप शामिल करें। फिर आपकी बकरियाँ जहाँ पर रह रही हैं वहाँ पर पंखा लगेगा, रात की लाइट लगेगी, उस लाइट का, पंखे का, बिजली का बिल वो भी आप उसमें शामिल कर लेंगे। और उसके साथ साथ आपके जानवरों पे और क्या खर्चा होने वाला जी दोस्तों, आपके जानवरों पे जो खर्चा होगा वो आपके वनडे के अंदर जो चीज़ें शामिल होंगी, वो वनडे में क्या क्या शामिल होगा वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि वनडे में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। और मेरी पिछली वीडियोस में भी आप लोग देख सकें कि मैंने वनडे बनाए हैं और वनडेज बनाने में जो जो एक्सपेंस आए हैं और जो जो इंग्रेडिएंट शामिल हैं वो मैंने पहले भी करा है और आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये हमारा वनडे की कॉस्ट हो गई है, दाना चारे की कॉस्ट हो जाएगी एक दिन की, ये हम पूरे महीने पे अगर लेके जाएँ। मेडिसिन वगैरह भी है डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो देंगे, तो इन सब का अगर हम एवरेज आउट निकालें तो एक बकरी पे 6,000 रुपये की कॉस्ट आती है। ये आती है आपकी फीमेल बकरी के ऊपर। और अगर आप एक ब्रीडर तैयार कर रहे हैं, साथ साथ आप एक ब्रीडर भी रख रहे हैं और उस ब्रीडर की मेंटेनेंस कॉस्ट यानी उसके ऊपर भी जो एक्सपेंस आएगा, उसके दाने का, वनडे का और उसकी रेगुलर बेसिस पे जो नीड है उसको पूरा करने के तकरीबन तो 8,000 से 9,000 रुपये एक ब्रीडर की कॉस्ट आती है पर मंथ आपके पास। तो ये सारी जो दोस्तों अगर आप लोगों ने निकाले कि 5 बकरियाँ, 5 6 के 30,000 और 38,000, 38 से 40,000 रुपये आपके 6 जानवरों की कॉस्ट आएगी पर मंथ। ये आप लोगों ने अपने पास लिख लेना है कि 40,000 रुपये 6 जानवरों पे आएगी। फिर उसके साथ साथ बिजली का बिल भी आना है, पानी की कॉस्ट भी आनी है, ये सारी चीज़ें निकाल लीजिए। तकरीबन ब्रेक डाउन करूँ, एक एवरेज कॉस्ट निकालूँ तो 42 से 45,000 रुपये महीना आपका ख़र्चा होगा तकरीबन 6 जानवरों के ऊपर। तो दोस्तों ये हो गई हमारी रनिंग कॉस्ट। फिर उसके साथ साथ आपने
और कैलकुलेशन क्या करनी है कि दोस्तों कम से कम आप इन बकरियों के ऊपर 6 जानवरों को आपने चलाना है 1 साल 1.5 साल तक। अगर आप एज आ फार्मर अपने आप को पहले लर्निंग प्रोसेस में डालें, पहले ये सीख लें कि यार हम इन जानवरों के साथ सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा, बहार, यानी सर्दी में किस तरह का बिहेव करते हैं जानवर, और सर्दियों में हमें उन्हें शेल्टर करने के लिए, बचाने के लिए उनकी डाइट किस तरह से हमें चेंज करनी होती है। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको तकरीबन 1 सीज़न ये सर्दियों का गुजारना पड़ेगा। फिर दूसरे सीज़न में आप जो आपने पिछले सीज़न में सीखा था वो इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसका जो नतीजा आपके सामने आएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं सर्दियों में किस तरह से जानवरों को संभाल सकता हूँ। गर्मियों में जानवरों की डाइट, अच्छा दोस्तों याद रखिएगा कि सर्दी और गर्मी की डाइट दोनों चेंज होती हैं जानवर की। जैसे हम लोगों की भी रिक्वायरमेंट होती है कि सर्दी में हमें कुछ ऐसे ग़िज़ाई अजनास चाहिए होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिले, हमारी बॉडी अंदर से गर्म रहे, हमें सर्दी कम लगे। तो इसी तरह से हमारे जानवर जो हैं उन लोगों को भी हमें क्या करना है कि ऐसी डाइट देना है, ऐसा वंडा देना है जो सर्दियों में उनको सपोर्ट करे और गर्मियों में भी उनको सपोर्ट करे, जो डिहाइड्रेट ना होने दे आपके जानवरों को। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर इनिशियली तौर पे आपने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं फार्मिंग की तरफ आ रहा हूँ, और फार्मिंग की तरफ आने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपने उन चीज़ों के ऊपर क्या क्या अमल करना है, उनको किस तरह से राइटिंग में उन पॉइंट्स को अपने पास लिख के रखना है कि मैं अगर ये मेरे की पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर मैं अमल करता रहूं तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको एक फार्मिंग का एक्सपीरियंस हो जाएगा। और इनिशियली आप लोगों को मैंने बताया कि स्मॉल फार्मिंग से स्टार्ट करें, जज्बाती ना हो कि यार मैंने वो देखी लाख रुपए की बकरी, आपके पास ऑलरेडी 5 बकरियां हैं और आपने उनके ऊपर ही अभी ब्रीडिंग लेना शुरू नहीं करी और ऊपर से आप और परचेज़ करना शुरू करें। दोस्तों ये हलाल जानवर ख़त्म नहीं होते, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बकरा ईद होती है, हज़ारों जानवर आता है और लाखों जानवर आता है। कराची में की मैं बात अगर करता हूँ तो लाखों जानवर की कुर्बानी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह इस हलाल और बरकत वाले जानवर में फिर बरकत होती है, अगले साल फिर और जानवर आ जाते हैं। तो परेशान नहीं होइएगा अगर आपको आज एक बकरी दिखती है या एक बकरा दिखता है और ऑलरेडी आपके पास 6 जानवर 5 जानवर मौजूद हैं, तो आप जज्बाती होकर उसको परचेज़ करने के लिए ना भागें। आप सब्र करें अपनी ब्रीडिंग के पर कि आपकी ब्रीडिंग आएगी और उससे आप एक्सपीरियंस ले लें। ना हो कि आपने एहतियाती तदाबीर नहीं करी, आपकी प्लानिंग सही नहीं हुई। अगर आप प्लानिंग सही नहीं कर रहे, एहतियाती तदाबीर पूरी नहीं कर रहे, आपका जो है प्लान आपने जो बनाया था उसके ऊपर आपने अमल नहीं करा, फिर आप कहते हैं कि यार बकरी फार्मिंग जो है वो नाकाम है। अच्छा, जो फ़ायदे उठा रहे हैं तो वो क्यों उठा रहे हैं, वो कैसे उठा रहे हैं, उनके अवामिल क्या हैं। पंजाब में खुले एरियाज़ में जो है ब्रीडिंग या फार्मिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्लोज़ फार्मिंग छतों के ऊपर घरों में कराची के क्लोज़ इन्वायरमेंट में फार्मिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या अवामिल है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से अपनी आने वाली वीडियोज़ में शेयर करता रहूँगा। कुछ सवाल हैं अगर फार्मिंग के हवाले से, और अगर आप फर्स्ट टाइम फार्मर बनना चाह रहे हैं, फार्मिंग की इस लाइन में आना चाह रहे हैं, इस एक्सपीरियंस को हासिल करना चाह रहे हैं, तो कुछ सवाल हैं तो इनबॉक्स ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपका भाई आप लोगों को फार्मिंग के हवाले से अपने सीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रैक्टिकल जो लोग दोस्त यार कर रहे हैं उनसे जान के उनके इंटरव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आपको आसानी हो कि ये बकरी का शौक़ करना, बकरी की फार्मिंग करना और अच्छी ब्रीड लेना किस तरह से मुमकिन है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कौन बताएगा दोस्तों, आपका भाई फैसल खान। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, बने रहना है अपने भाई की इस वीडियोस के ऊपर और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है और फेसबुक के पेज को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।